वेलकम टू माइनिंग ह्यूमैनिटी। ये हमारी हिस्ट्री सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जो थी उसमें हमने बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, और जो हमारी दूसरी वीडियो है ये है इंडियन लिथिक एजेस। तो लिथिक एजेस क्या होती है, क्यों इनको स्टोन एज बोलते हैं, कब से कब तक थी, वो सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अमन जौहरी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। तो हम लिथिक एज पे आए उससे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की। सोसाइटी का एवोल्यूशन, इसे सोसाइटी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम थे हंटर या गैदरर। हंटर जो हंट करता है, और गैदरर जो पेड़ों से फल को तोड़ना, या ऑलरेडी डेड एनिमल है जो ऑलरेडी मर चुका है उसकी फ्लैश को यूज करना। जो गैदरिंग करते हैं, जो बटोरते हैं, उसको गैदरर बोलते हैं। तो हम थे या तो हंटर या तो गैदरर। अब हम मैंने बताया अपनी लास्ट वीडियो में, आप जाके जरूर देखना वो वीडियो, उसमें प्रॉपर सीरीज है कि किस तरह से हम धीरे 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 आगे बढ़े। राइट। तो पहले हम अफ्रीका के जंगलों में थे। जंगल से हम निकल के ग्रासलैंड में आए। तो जब ग्रासलैंड में आए तो वहां पे ऊंची ऊंची घासें थी। उस घासों में थे बड़े बड़े खतरनाक जानवर। तो कई बार ऐसा हुआ होगा, हम इंसानों के पीछे जानवर पड़े होंगे, बड़े बड़े जानवर पड़े होंगे, और हम उनसे भागे होंगे। और जब भागे तो क्या पता भागते हुए कुछ लोग गिरे भी होंगे। और जब गिरे तो उनके हाथ में लगे पत्थर। उन्होंने पत्थर को उठाया और जोर से उस जानवर पे दे के मारा, और जानवर को लगी और जानवर भाग गया। तब हमको एक बात समझ में आई कि जो ये पत्थर है ये बहुत मजबूत चीज है, इससे किसी को भी मारो तो उसको लगती है। तो हमने धीरे धीरे बनाई प्रैक्टिस कि हम पत्थरों को उठाए और अपने पास रखें, और जब भी कोई जानवर पे आए मारने के लिए खतरा हो तो उस पत्थर को जोर से फेंक के मारे ताकि वो जानवर भाग जाए। धीरे 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 हमको समझ में आया कि पत्थर से मजबूत चीज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हमने पत्थर को अपने पास रखना चालू किया, पत्थर को पास रखा। धीरे धीरे करके उस पत्थर को तराशा, आपस में पत्थरों के साथ घिस के, या उसको धीरे धीरे उसको शार्प बनाया ठोक ठोक के। और हमने उसकी एक साइड को बना लिया इतना शार्प, और दूसरी साइड से हमने अटैच किया एक लकड़ी का एक डंडा। तो वो हमारा बन गया भाला। स्फीयर, स्फीयर है ना, स्फीयर बोल दो, जेवलिन बोल दो, भाला बोल दो। वो हमारा बना और हमने उसको यूज किया हंटिंग के लिए। हंटिंग जो है कोई आसान खेल तो है नहीं। आपने देखा होगा कि जंगल में भी जो वुल्फ्स होते हैं, भेड़िए, या जो लाइनेस होती है, वो एक ग्रुप में शिकार करती है, ग्रुप में, क्योंकि हंटिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। ध्यान से जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसको हर तरफ से घेरना, ग्रुप बना के करना, तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, प्लानिंग होती है। तो हमने इस तरह से हंटिंग स्टार्ट करी, और हमने बनाया स्फीयर्स, भाले बनाए। अब भाले जो होते हैं वो एक तरफ तो लकड़ी है, दूसरी तरफ पत्थर है, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी, सबसे मजबूत चीज कोई सी है तो पत्थर है। और उसी पत्थर का इस्तेमाल करने के कारण हम हमेशा पत्थरों के पास रहे। हम हमेशा पहाड़ों के, क्योंकि पत्थर पहाड़ों में होते हैं, पहाड़ों के आसपास मिलते हैं, है ना, खाली घास के मैदान में नहीं मिलते पत्थर। तो हम हमेशा जब भी एक्सपैंड किए, हमारी सिविलाइजेशन दुनिया भर में जहां पर भी गई, वो हमेशा पहाड़ों के कहीं पास में रही, क्योंकि वहां पे हमको क्या मिलते थे, हमको मिलते थे पत्थर आसानी से। और हमारी सबसे मजबूत चीज क्या है, पत्थर। हम पत्थर से लकड़ी काटेंगे, पत्थर से पेड़ काटेंगे, पत्थर से शिकार करेंगे, सब कुछ पत्थर से होने वाला है। हमने शिकार स्टार्ट किया। तो जब हमने शिकार स्टार्ट किया तो कई बार हमको ऐसा भी दिखाई दिया कि कुछ जानवर जो है वो भाग नहीं रहे। सब तो भागते, पर कुछ जानवर जैसे गाय, बफेलो, गोट्स, वो भागते नहीं है। तो हमने सोचा कि जब ये भाग ही नहीं रहे तो इसको पकड़ के अपनी गुफा में ले आओ। जब भूख लगेगी तब इनको मार के खा लेंगे। बार बार क्यों शिकार करना, इतनी मेहनत करना। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इयोसीन और ओलिगोसीन के बाद जब मायोसीन और प्लायोसीन का टाइम आया था, तब ठंड पड़ना स्टार्ट हुई थी। अच्छी भयंकर ठंड पड़ना स्टार्ट हुई थी। उस समय, उस ठंड में आदमी गुफा से बाहर क्यों निकले। जब वो काऊ या बफेलो, इन सब जो कैटल्स है, उनको गुफा में लाए, उनका दूध पिए, और जब लगे तो उनको मार के खा भी जाए। बार बार शिकार करने के लिए ठंड में बाहर क्यों निकले, बाहर तो खतरा है गुफा के बाहर। तो ऐसे हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया। हम पकड़ के लाए और हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट। फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन के बाद हम देखते हैं कि उस समय आता है अपना पेलेस्टोसीन का पीरियड आता है, पेलेस्टोसीन। अब पेलेस्टोसीन में पड़ती है बहुत भयंकर ठंड। पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमेस्फीयर कवर्ड है बर्फ से।
मैंने बताया था मेरी लास्ट वीडियो में, आप जाके देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेस्टोसीन में पूरी की पूरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है बर्फ से कवर्ड है। अच्छी बड़ी बड़ी आइस के ग्लेशियर्स बन चुके हैं। हम जहाँ इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी बड़े बड़े हर तरफ आइस के ग्लेशियर्स थे। इवन मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, बड़े बड़े आइस के शीट्स बिछ गई थी। तो उस कंडीशन में आपके पास गैदर करने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, पेड़ नहीं है, आपको एनिमल्स मिलते नहीं है। तो आपके लिए डोमेस्टिकेशन जो था सबसे बेस्ट था, बेस्ट प्रैक्टिस थी, क्योंकि आपने अब आप एनिमल्स को अपनी गुफा में पाल रहे हो, गुफा में रख रहे हो, राइट। वहीं पे वो बच्चे करते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, उनका आप दूध लेते हो, जरूरत के अनुसार उनको मार के खा भी जाते हो। तो उस लाइफ में सरवाइव करने के लिए प्लेस्टोसीन एरा में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बहुत जरूरी था। तो आप सीख गए, इंसान सीख गए एनिमल्स को पालना, और समझ गए कौन सा एनिमल पालना जरूरी है और कौन सा एनिमल नहीं पाल सकते। जैसे शेर नहीं पाल सकते, आप गाय पाल सकते हो। फिर जब प्लेस्टोसीन का जो पीरियड है वो खत्म होता है, तब बर्फ पिघलती है और आता है होलोसीन। और होलोसीन के समय, अब जब बर्फ नहीं है और एटमॉस्फेयर सही हो चुका है, तब इंसान खेती की खोज करता है। धीरे धीरे खेती स्टार्ट होती है और हम डोमेस्टिकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्या है, अभी इससे पहले, एग्रीकल्चर से पहले जो हम इंसान थे, ये शिकारी थे। तो हम पूरे दुनिया जहां में घूम रहे हैं शिकार के लिए, दुनिया जहां में, इस कोने में उस कोने में। पर जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो हमको भटकना तो नहीं है, हमको वहीं रुकना है। और एग्रीकल्चर पहाड़ों पे नहीं होता, मैदान में होता है। तो अब आप गुफा को आपको छोड़ के मैदान में आना पड़ेगा। गुफा में, अब आपका घर तो गुफा था, आपने गुफा छोड़ दी, तो आपको मैदान में उस खेत के पास रहना है आपको। और उस खेत को बचाना भी जानवरों से, कि कोई जानवर आके उस खेत को खराब ना कर दे, या फिर कोई दूसरा लोग आके आपकी फसल ना चुरा ले। यहाँ तक कि बारिश अगर हुई, तो आपकी फसल जो आपने काटी है वो खराब ना हो, तो क्या करोगे आप? उसको कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, कुछ ना कुछ बनाओगे आप। तो आप धीरे 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 घर बनाओगे। इसको बोलते हैं सेडेंट्री लिविंग, है ना। अब धीरे धीरे घर बनाओगे। स्टार्टिंग में जब गांव बसेंगे, तो गांव कैसे होंगे कि गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोग ही खेती कर रहे हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, एक गांव है और एक गांव में 100 लोग हैं। तो 100 के 100 लोग जो है वो खेती कर रहे हैं, सब खेती में इन्वॉल्व है। पर धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाएंगे ये लोग, तो हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सिर्फ 50 लोग ही खेती कर रहे हो गांव में, और बाकी 50 लोग खाली बैठे हो। मतलब 50 लोगों का इतना आउटपुट है कि वो कंप्लीट 100 लोगों के एक जो विलेज है उसका पेट भर पा रहा है। मतलब बाकी 50 लोग जो है वो खाली बैठेंगे। तो खाली तो बैठता नहीं है, अगर इंसान के पास काम कम है तो उसका हाथ में खुरापाती चीज आती है। तो इंसान कुछ ना कुछ बनाएगा, और यहीं से आएगा आर्ट, जन्म लेगा आर्ट का, सेडेंट्री लिविंग का, आर्ट का, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर एक को पत्थर रख दिया, फिर एक को पत्थर रख दिया, फिर एक को पत्थर रख दिया, तो लोग बोलेंगे ना, वाह यार क्या कमाल की चीज बनाई, है ना। या मिट्टी से कुछ ना कुछ बना दिया, या ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे आर्ट डेवलप होगा। क्योंकि अब जो लोग हैं, अब सब लोग खेती नहीं कर रहे। गांव में 100 लोग हैं, तो 50 लोग इतनी सफिशिएंट खेती कर रहे हैं कि उसमें सब लोगों का पेट भर जाए। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं, वो किस पे शिफ्ट होंगे? वो शिफ्ट होंगे आर्ट पे, राइट। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगी, और धीरे 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 करके हम इवॉल्व होंगे। तो अब हम आते हैं लिथिक एजेस पे। अब हम बात करते हैं लिथिक एजेस की। लिथिक, लिथिक का मतलब ही होता है पत्थर, और एजेस का मतलब होता है युग। मतलब ये पत्थरों का युग है, पाषाण काल है ना। तो ये जो हमारा पाषाण काल है, या जो ये जो हमारी स्टोन एज है या लिथिक एजेस है, ये डिवाइडेड है हमारे 4 फैक्टर्स में। हमने 4 तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है हमारा पेलियोलिथिक, फिर हमारा मीजोलिथिक, फिर हमारा नियोलिथिक, और आखिरी हमारा चाकोलिथिक। चाकोलिथिक, ये वही समय है जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हो गई, उस समय चाकोलिथिक का काल चल रहा था। चाकोलिथिक में हम
कॉपर और पत्थर दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं चाकोलिथिक में। तो बेसिकली इन 4 में डिवाइड है, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीसोलिथिक और चाकोलिथिक। अब अगर हम इसमें डिटेल में आते हैं, तो अगर बात करें पेलियोलिथिक की, तो पेलियोलिथिक के अंदर हम 3 टाइप के क्लासिफिकेशन करते हैं, एक लोअर, मिडिल और अपर। जैसे मान लो कि ये हमारा पेलियोलिथिक का समय काल है, तो लोअर मतलब सबसे पुराना, मिडिल मतलब मिडिल वाला, और जो अपर है सबसे लेटेस्ट होगा। तो जैसे पेलियोलिथिक का जो काल था, जब इंसानों ने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पत्थर एकदम रॉ फॉर्म में होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे पत्थर आलू की तरह। तो ये था लोअर का, ये लगभग लगभग 10 लाख साल पहले। तो 10 लाख साल पहले लगभग लगभग इंसानों ने पत्थर ऐसे इस्तेमाल किए। फिर हो सकता है कि 8 लाख साल पहले जब इंसान ने बहुत यूज किया, तो थोड़ा थोड़ा पत्थरों पे, जो कि पत्थर इंसान यूज कर तराशेगा पत्थर को, मल्टीपल यूज करने के बाद, तराशने के बाद पत्थर थोड़ा सा उसका शेप जो है वो थोड़ा सा न्यूक्लियर टाइप का होगा। उसमें से फ्लेक्स इस तरह से, ये जो हिस्से है ये टूट के बाहर हो जाएंगे, फ्लेक्स निकलेंगे। और फिर हो सकता है कि और इस्तेमाल करने के बाद सेम पत्थर को, अब क्या पत्थर एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है, तो पत्थर उसी घर की निशानी है, उसका बेटा भी वही पत्थर इस्तेमाल करेगा, उसका बेटा भी वही पत्थर इस्तेमाल करेगा। तो ये पत्थर जनरेशन वाइज आगे बढ़ेंगे, और जब जनरेशन वाइज आगे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, पत्थर को और तराशा जाएगा। तो पहले फ्लेक्स, फिर फ्लिंट्स, और पत्थर धीरे धीरे, पहले ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर हो सकता है कि बाद में पत्थर थोड़ा सा ऐसा नुकीला शेप लेना चालू कर दे। तो ये लगभग लगभग 5 लाख साल पहले, 6 लाख साल पहले। तो इसलिए लोअर में एकदम कोर फॉर्म में होगा, एकदम आलू की तरह। मिडिल में पत्थर को और तराशेंगे, और अपर में जो कि पत्थर को और ज्यादा पॉइंटी या शार्प बनाया जाएगा शिकार के लिए। उसी वे में हम इसमें 3 क्लासिफाई करते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। तो अगर बात करें कि पेलोलिथिक, तो इस समय मैंने बताया चल रहा था आइस एज, पूरे हमारे धरती पे एक आइस की चादर थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी समय पैलेस्टोसीन स्टार्ट हो चुका था, पैलेस्टोसीन एरा। ठीक है, तो इसमें एक कि इन पैलेolithic ice age या पैलेस्टोसीन स्टार्ट्स एंडिंग चेंज इन क्लाइमेट, वार्म पीरियड कम्स। फिर इसके बाद मेसोलिथिक आएगा, उसमें ट्रांजिशन फेज है। मेसोलिथिक में क्या होता है ना, कि आइस एज खत्म हो रहा है और वार्म एज जो न्यूलिथिक है वो चालू होने वाला है। तो उसका जो बीच का काल है मेसोलिथिक, वो एक ट्रांजिशनल फेज है वार्म और कोल्ड के बीच में। फिर न्यूलिथिक वार्म होगा। तो ये रफ रफ एक एज बताई है। जैसे पेलोलिथिक की जो एज है वो 10 लाख साल से लेके 10,000 बीसी के अराउंड है। मीजोलिथिक 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक। न्यूलिथिक 8,000 से 3,000, और चाकोलिथिक 3,500 से 2,500। है ना, मैं आपको जैसे एक बता दूं अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो, कि ये हमारी नंबर लाइन का 0 है और ये हम हैं 2025 पे। तो 0 से लेके 2025 कितने साल हुए? 2025 साल हुए। अब इस 0 से जब जाएंगे पीछे की तरफ, मतलब जाएंगे, ये तो अपना प्लस है, ये माइनस की तरफ जाएंगे, माइनस में। तो माइनस से 2,500। तो जब भी हम जाएंगे माइनस में 0 से, तो हम लगाएंगे बीसी या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट। और इधर लगाएंगे एडी, एनो डोमिनी, या फिर क्या बोलेंगे, कॉमन एरा, सीई। या तो सीई बोलेंगे या तो एडी बोलेंगे, या तो बीसीई बोलेंगे या तो बीसी बोलेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये क्लासिफाई करेंगे हम कि पैलियोलिथिक में लोअर, मिडिल और अपर, लोअर, मिडिल, अपर। और इसके अलावा अगर बात करेंगे मीजोलिथिक में, तो मीजोलिथिक का ये टाइम पीरियड है, न्यूलिथिक का ये, और चाकोलिथिक का ये। मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक जो है उसमें काफी रॉ स्टोन यूज होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, एक ये इमेज देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पत्थरों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और इनको इस तरह के पत्थर मिलते हैं। जब हमने इस तरह के पत्थर खोजे,
तो पत्थर, हर पत्थर अपनी कहानी सुनाता है, क्योंकि वो पत्थर हजारों हजारों हाथों से लेके गुजरा है। मैंने बताया ना, जनरेशनल्स, जनरेशंस ने आगे बढ़ाया। बाप ने, उसके बेटे ने, उसके बेटे ने, सबके बेटे ने एक पत्थर को आगे बढ़ाया। तो पत्थर को बार बार जनरेशन वाइज तराशा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। और पत्थर क्यों जरूरी है? पत्थर जरूरी है शिकार करने के लिए। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, जैसे आप देखोगे ग्रुप एक्टिविटी, लोग शिकार कर रहे हैं। आगे पत्थर लगा हुआ है इनके भालों पे, और पीछे लकड़ी है, क्योंकि लोहा तो है ही नहीं। और सबसे मजबूत चीज इनके लिए क्या है? सबसे मजबूत है इनके लिए पत्थर। तो जैसे मैंने बताया कि पैलियोलिथिक है, लोअर में ऐसा, मिडिल पैलियोलिथिक में ऐसा, अपर में थोड़ा और शार्प होगा। मीजोलिथिक जब आएगा, मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक में पत्थर हमको वो दिखेंगे बहुत बारीक बारीक से पत्थर। मतलब ये वाले पत्थर तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, पर साथ में हमको बारीक पत्थर भी दिखाई देंगे। अब बारीक पत्थर क्यों? जब हम काम करते हैं ना लेदर पे, लेदर को काटना, या फिर हम बात करते हैं टोकरियां बनाना, रस्सियों से रस्सियों को काटना, तो हमको चाहिए छोटे छोटे चिप्स, बारीक बारीक से शार्प चिप्स। तो हम वो बनाएंगे ताकि हम लेदर वर्क कर सके इजिली। तो मीसोलिथिक का जब एज आएगा, तो मीसोलिथिक में हमको पेलियोलिथिक के पत्थर दिखेंगे ही, पर साथ में हमको बारीक बारीक से छोटे छोटे चिप्स टाइप के पत्थर मिलेंगे, जिससे हम लेदर वर्क या बहुत फाइन वर्क कर सकते हैं। और फिर आएगा न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक में पत्थर तो बहुत शानदार तराश दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये इसको ड्रॉ किया है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तो न्यूलिथिक में जैसे मैं बात करूँ, तो पत्थर जो होगा ये एकदम एकदम जो पॉइंटी होता है, एकदम नुकीला, एकदम पॉइंटी, इसको अच्छे से तराशा गया हो, ये बन जाएगा। मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो आप मेन समझिए कि पेलोलिथिक में 3 फेज है, लोअर, मिडिल और अपर। उसके बाद आता है मीजोलिथिक, और इसके बाद आता है न्यूलिथिक। ये साइकिल चलेगी ऐसे कि पहले आएगा ये, फिर इसके बाद आएगा ये मीजोलिथिक, और फिर इसके बाद आएगा न्यूलिथिक, है ना? तो ये 1 2 3 ऐसे चलेगा। ये है अपना 1, ये है अपना 2, और ये है अपना 3। इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, आप इसमें इमेज देख सकते हैं, इस तरह के स्टोन है। इसका टाइमलाइन अगर हम बात करें, तो क्या है कि 5 लाख से लेके 5 लाख साल से लेके 10,000 बीसी तक ये चलेगी पेलियोलिथिक। इसमें मैंने बताया 3 होंगे, लोअर जो कि कोर होगा, मिडिल फ्लेक्स, या फिर अपर फ्लिंट्स। अब स्टोन टूल्स नॉट हैविंग परफेक्ट शेप, दे आर अनड्रेस्ड। उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होगी। ड्रेसिंग मतलब प्रॉपर जो एकदम चमकीले से एकदम घिसे हुए पत्थर होते हैं ना, ये वो नहीं होंगे। देवर अनड्रेस्ड पत्थर। इस समय पीपल है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है बंजारे, जो भटकते हैं इधर से उधर। आदमी भटक रहा है क्योंकि खेती की तो खोज हुई नहीं है, तो आदमी भटक रहा है। और इस समय क्या है? इस समय आइस एज, चारों तरफ बर्फ फैली हुई है, तो खेती संभव भी नहीं है बर्फ में। तो इस समय आदमी नोमैडिक है, बंजारा है। और आदमी का जो मेन एक्टिविटी है, वो या तो फूड की गैदरिंग है, या तो हंटिंग है, या तो शिकार करेगा, या तो कहीं ना कहीं से खाना बटोरेगा। एग्रीकल्चर जानते ही नहीं इंसान, बिल्कुल नहीं जानता। और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कहाँ बस गया वो आदमी? इंडियन रिवर वैलीज के पास, हिल स्लोप्स में, स्पेशली गंगा, इंडस, यमुना रिवर के आसपास। तो पीने के लिए पानी चाहिए, तो नदी के कहीं ना कहीं आसपास ही बसेंगे। पर नदी के आसपास भी कहाँ? हिल स्लोप्स में, जो कहीं ना कहीं नदी के पास चट्टानें होती है, उन चट्टानों के स्लोप्स में रहेंगे। क्यों? क्योंकि चट्टानों के पास क्या मिलते हैं? मिलते हैं पत्थर। और चट्टानों के पास गुफाएं होती है, तो गुफाओं में घर होगा, और पत्थर भी वहीं मिलेंगे, और पास में नदी होनी चाहिए पानी पीने के लिए। अगर हम बात करें हमको इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स, तो हथनोरा नर्मदा वैली में, पल्लावरम जो चेन्नई के पास है, भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में, भीमबेटका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदमगढ़ या लिंगसुगुर कर्नाटका में, जहाँ हमको सबसे पहले एविडेंस मिले थे। तो इस तरह से ये अपनी इंपॉर्टेंट साइट्स है इंडिया में, जहाँ हमको पेलियोलिथिक के एविडेंस मिले। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं भीमबेटका।
भीमबेटका की। तो ये है भीमबेटका। यहाँ पे हमको मिली केव पेंटिंग्स, वो भी रॉक शेल्टर में। अब ये केव पेंटिंग क्या है? ये केव पेंटिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होने वाली इंफॉर्मेशन है। मैंने शिकार किया, मैंने कैसे शिकार किया? ये मुझे अपने बच्चों को, अपने पोतों को मैसेज आगे पहुंचाना है। एक तो मैं पहुंचाऊंगा बोल बोल के, डेफिनेटली। दूसरा, मैं ड्रॉ करूंगा, मैं आर्ट बनाऊंगा कि हम लोग ऐसे शिकार करते हैं, तुम लोग भी ऐसे शिकार करो। उस समय भाषा थी नहीं, लिखना किसी को आता नहीं था, तो मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए हमको इस तरह की केव पेंटिंग्स सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर कोने में मिली है। अच्छा, इस केव पेंटिंग जो अपने यहाँ भीमबेटका में है, भोपाल से अराउंड 50 किलोमीटर्स, इसकी वैल्यू क्या है? ये केव पेंटिंग 5 लाख से लेके 10 लाख साल पुरानी है। इतनी पुरानी पेंटिंग्स है, इतनी पुरानी। 5 लाख से लेके 10 लाख साल पहले जो इंसान रहा करते थे, उन लोगों ने अपने हाथों से बनाई है ये पेंटिंग्स। तो आप इसका वैल्यू समझिए, ये कितनी वैल्यूएबल चीज है। तो भीमबेटका की अगर हम बात करें, तो ये एक हैबिटेशन साइट थी। हैबिटेशन मतलब जहाँ पे लोग रहा करते थे। यहाँ पे केव्स है, रॉक शेल्टर्स है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि पेलियोलिथिक काल में यहाँ पेंटिंग्स हुई थी। मैंने बताया ना, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक। तो पेलियोलिथिक जिस समय इंसान बंजारा है, खेती उसको आती नहीं है, भटक रहा है वो, तो पेलियोलिथिक काल की ये पेंटिंग्स है। भोपाल के पास है ये। यहाँ पे हमको पेलियोलिथिक के लोग भी मिले हैं और मीजोलिथिक के भी। छोटे छोटे चिप्स वाले मैंने बताए थे, छोटे छोटे फाइन वर्क करने के लिए रॉक्स, हमको उसके सबूत मिले हैं। तो भीमबेटका कंटिन्यू की हुई है पेलियोलिथिक पीरियड में भी और कंटिन्यू रहा है मीजोलिथिक पीरियड में भी। यहाँ पे 500 से ज्यादा पेंटेड रॉक शेल्टर्स है। 500 से ज्यादा, वो भी सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इसमें वाइट और रेड पिगमेंट का यूज किया गया है। डिस्कवर किया था वी एस वकांकर ने 1957 में। तो ज्यादा पुराना नहीं है, रिसेंट डिस्कवरीज हुई है। और यहाँ पे हमको 16 कलर मिले। जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमको यहाँ पे 16 कलर आइडेंटिफाई हुए। और कलर जो थे वो बने थे एनिमल फैट से, एग वाइट से, और वाटर से मिनरल्स को मिक्स करके, एग वाइट्स को, फैट्स को, इन सबको। हमको यहाँ पे 29 स्पीशीज ऑफ एनिमल दिखे पेंटिंग्स में। मतलब हमको यहाँ पेंटिंग्स में चीतल दिखा, लेपर्ड दिखा, टाइगर दिखा, एलिफेंट दिखा, राइनोसोरस दिखा। अब ये केव पेंटिंग्स दुनिया के हर कोने में मिली है। जहां जहां भी पुरानी सिविलाइजेशंस थी, वहां हर जगह मिली केव पेंटिंग्स। पर हर केव पेंटिंग में और इंडियन केव पेंटिंग में सबसे अनोखी बात पता है क्या है? कि इंडिया की केव पेंटिंग में स्नेक्स नहीं मिले। यूजुअली हम वही ड्रॉ करते हैं जो हमारे आसपास दिख रहा है हमको। हमारे आसपास हमको दिख रहा है डायनासोर या हाथी या राइनोसोरस, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। पर इंडिया में स्नेक्स तो थे, पर इंडियन केव पेंटिंग में स्नेक्स को ड्रॉ नहीं किया गया। शायद हमारे कल्चर में स्टार्टिंग से ही हमने स्नेक को एक अलग वैल्यू दी, इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया, पता नहीं। अच्छा, हमको ऑस्ट्रिच जो थे, पेंटिंग्स में ऑस्ट्रिच भी दिखे और ऑस्ट्रिच के शेल्स मिले हमको। ऑस्ट्रिच के शेल्स, जिसके अंडे होते हैं ना बड़े बड़े, तो अंडे के शेल्स, उसको किसी तरह धागों में पिरो पिरो के बनती थी बीड्स या मालाएं। तो ऑस्ट्रिच शेल्स का यूज हमको दिखाई दिया, मतलब हमारे यहाँ ऑस्ट्रिच हुआ करते थे उस समय। फिर उसके बाद आते हैं हम मीजोलिथिक पे। मीजोलिथिक, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो स्टोन्स थे वो काफी छोटे हो गए थे, फाइन वर्क किया गया था। फाइन वर्क क्यों? छोटे चिप्स क्यों? ताकि हम बास्केट बना सके या कोई लेदर वर्क कर सके। तो अगर मैं इसका बताऊं, तो ये हमारा 10,000 से लेके 8,000 BC तक हम मानते हैं कि इसका टाइम पीरियड था। इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेज, क्योंकि पेलोलिथिक पहली स्टेज। पेलोलिथिक में क्या है? आइस एज, ठंड पड़ रही है, प्लेस्टोसीन एरा है। मेसोलिथिक में बीच का, और उसके बाद अगर नियोलिथिक, वो वार्म एज है, गर्म का। तो मेसोलिथिक है हमारा ट्रांजिशनल फेज, है ना, इसे लिखा हुआ है ट्रांजिशनल फेज। कि पेलोलिथिक में आदमी हंटर गैदरर है, एकदम ठंड है, कोल्ड एज है, आइस एज है। इसके बाद मेसोलिथिक आएगा, ट्रांजिशनल फेज। और फिर न्यूलिथिक में थोड़ी गर्मी आएगी, तो फिर हम यहाँ पे खेती करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, वार्म एज। अच्छा, बात करें मेसोलिथिक की, तो जो स्टोन्स है वो ड्रेस्ड है।
प्रॉपर उसको ड्रेसिंग की गई है, प्रॉपर घिसा गया है उसको अच्छे से, है ना। स्टोन्स काफी छोटे हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ। मीजोलिथिक को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोलिथिक, क्योंकि काफी छोटे स्टोन है माइक्रोलिथ, है ना। और क्यों छोटे हैं, ताकि इंटेंसिव वर्क जैसे बास्केटरी, बास्केट बनाना या फिर लेदर के कुछ बनाना। इस समय हमारा डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था, हमने जानवर को पालना। पहले हम थे हंटर गैदर पेलियोलिथिक में, फिर मीजोलिथिक में हम प्रॉपर जानवर को पाल रहे थे। पाल तो पेलियोलिथिक में भी रहते, पर वो भी लेटर स्टेज में। मीजोलिथिक में भी हम बहुत अच्छे तरीके से डोमेस्टिकेशन में जानवर को पालने में एक्सपर्ट बन चुके थे। पर अभी तक हमने क्या नहीं किया, खेती चालू नहीं करी, फिशिंग चालू कर दी। इसकी अगर बात करूँ इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो जैसे बागौर राजस्थान में है, लंगन गुजरात में है, भीमबेटका मैंने बताया कंटिन्यू यहाँ पे भी करेगा। हमको आदमगढ़ जो है वहां पे हमको पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबूत मिलते हैं। हड्डियां मिलती है। हड्डियां भी कैसी कि इंसान गड़ा है और इंसान के साथ उसका कुत्ता जैसा कोई जानवर गड़ा हुआ है। यूजुअली कुत्ते होते थे कि इंसान है और इंसान के साथ में उसका जो पालतू जानवर है वो जमीन के अंदर गड़ा है, बरियल दिया गया है उसको। तो हमको इस तरह के एविडेंस मिले। उत्तर प्रदेश में है चौपानी मांडो, एक गांव है जहां हमको इसके एविडेंस मिले। वहां हमको पहली पॉटरी मिली, पहले घड़े, मिट्टी के घड़े, पहले वाइल्ड राइस और जानवरों की हड्डियां मिली हमको। तो यहाँ पे हमने खेती, वो भी कौन से, वाइल्ड राइस, जंगली चावल हमने उगाने स्टार्ट किए होंगे। कोशिश मतलब मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं मीजोलिथिक से, अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं किया, वाइल्ड राइस है, राइट। और पहली हमने पॉटरी भी हमको मिलती है इसी समय की। फिर अच्छा, अब आप ये देखिए कि कुछ स्टोन के टूल्स जो है वो दिखाए हुए हैं। तो जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये दिख रहा है ना छोटे छोटे आपको, जरा जरा से, ये सब क्या, ये सब मीजोलिथिक के है, मीजोलिथिक एज के। जब आपको दिखेंगे बड़े बड़े पर इतने प्रॉपरली ड्रेस्ड, अच्छे से बनाए हुए, तो ये सब नियोलिथिक एज में जाएंगे, जिसमें प्रॉपरली ड्रेसिंग हो रखी है। और जिसमें ड्रेसिंग नहीं है, जो प्रॉपर से तराशे नहीं गए हैं, वो सारे पेलियोलिथिक में जाएंगे, पेलियोलिथिक। और जो एकदम बिल्कुल रॉ स्टोन है, वो जाएंगे पेलियोलिथिक के लोअर पार्ट, जो कि कोर है। ऊपर लोअर आएगा, कोर सबसे पुराना, फिर बीच में मिडिल, फिर सबसे नीचे अपर, जो सबसे लेटेस्ट होगा, जिसमें सबसे अच्छे पत्थर हमको मिलेंगे पेलियोलिथिक एज के। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो नियोलिथिक एज, तो नियोलिथिक में आप देख सकते हैं कि मैंने एक लगाया कि पीछे लकड़ी का एक हैंडल है और आगे जो दिख रहा है ना, ये कोई लोहे की ब्लेड नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर। पत्थर को इतना तराशा कि पत्थर एकदम चिकना हो गया, एकदम ड्रेस्ड हो गया, क्योंकि अब ये पत्थर जो है वो जनरेशन से आगे आ रहा है, पत्थर टूटा तो है नहीं। तो किसी ने 1000 साल पहले, 1200, 1500, 2000 साल पहले किसी ने उस पत्थर को चालू किया तराशना, और फिर उसके कई जनरेशन्स, क्या पता 1000 जनरेशन, उस पत्थर को अपने फैमिली की एक धरोहर समझ के उसको तराशे जा रही है, उसको घिसे जा रही है, घिसे जा रही है। तो पत्थर एक बन जाएगा एक ब्लेड की तरह, जैसे आपको इसमें इमेज में दिख रहा है। तो न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ये होगा 8000 से लेके 3000 बीसी तक। इसमें स्टोन जो है प्रॉपर ड्रेस्ड है, पॉलिश्ड है। पॉलिश है तो उससे कॉम्प्लेक्स टूल्स बनेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। मेसोलिथिक में एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत स्टार्ट, मतलब चालू हो गया था थोड़ा बहुत, पर यहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। पर सरप्लस नहीं है। सरप्लस मतलब खेती तो चालू हो गई है, पर इतना नहीं है कि 25 लोग खेती करें और पूरा 100 लोगों का गांव खाए। अभी तो 100 लोगों को ही खेती करनी पड़ेगी, पूरे के पूरे गांव को खाना उगाना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं कि कुछ लोग उगाए और बाकी लोग बैठ के खाए, अभी सरप्लस नहीं है। हमको जब बात करते हैं खेती में, तो हमको यहाँ पे वीट, बार्ले, रागी, हॉर्स ग्राम, इस तरह की चीजें हमको मिलती है। गेहूं, बार्ले, रागी, ये जो हॉर्स ग्राम मतलब जो चना होता है ब्लैक कलर का। अगर बात करें इंडिया में, तो मेहरगढ़ है मेहरगढ़, जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग्स भी हुई। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, हमको कई सारी पॉटरी मिलती है हमको, जो कि पॉटरी एक सबूत है कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक सेडेंटरी लिविंग और आर्ट आ चुका था।
गांव स्टार्ट हो गए, डैम्स बनना चालू हुए, और लोग जो थे वो फ्लड प्लेन्स में रहना चालू किए। फ्लड प्लेन्स मतलब जो एक रिवर होती है ना, इसमें आपको बताऊं तो ये डायग्राम देखिए। तो यहाँ पे ये बहती है रिवर्स, इस जोन में, ये इसको रिवर का जोन बोलते हैं नॉर्मली, और इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। जब बारिश आती है ना, बारिश, तो ये पूरे इससे ऐसे भर जाती है। पर ये सिर्फ बारिश के मौसम में भरते हैं, और फिर जब बारिश चले जाती है तो ये जो पूरा जो रीजन होता है, ये पूरा रीजन जो है खाली रहता है। तो यहाँ पे खेती करने का फायदा क्यों ये होता है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश अनुसार लगती है मिट्टियाँ। जब पूरा रीजन भरेगा तो मिट्टी आएंगी, तो मिट्टी अनुसार आती है न्यूट्रिशन, बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल लेके आती है। तो यूजुअली कई लोग जब बारिश चले जाती है तो फ्लड प्लेन्स में यहाँ पे खेती करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है ना, मिट्टी उपजाऊ होती है काफी ज्यादा। तो जो लोग थे उन्होंने फ्लड प्लेन्स में सेटल होना स्टार्ट कर दिया था। बात करूँ इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो एक गुफरेकल है, वहाँ पे मिली है पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग मतलब जमीन में गड्ढा खोद के हम उसमें गेहूं या अनाज जो भी भर रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं पत्तों से। अब हमको गेहूं तो बचाना पड़ेगा ना, जो हमने खेती करी है, जो फसल उगाई उसको बचाएंगे हम। तो कैसे बचाएंगे, तो हम एक गड्ढा बनाया जमीन में, गहरा काफी, और उसके अंदर हमने भर दिया अनाज। पर गड्ढे में जब हमने अनाज भरा तो भाई बारिश का पानी जाएगा उसमें, जब बारिश का पानी होगा तो गड्ढे में घुसेगा ना अंदर। तो फिर हमको अकल आई, तो हमने क्या किया, हमने मिट्टी को लेके बनाए घड़े, और फिर घड़ों में भरा अपने अनाज को बचाने के लिए, क्योंकि गड्ढे में तो, जमीन में गड्ढा है तो पानी तो उसमें जाएगा। तो हमने धीरे धीरे मिट्टी के घड़े बनाना चालू किए। अच्छा, पिट ड्वेलिंग्स भी बहुत टाइप के बनाए हमने, कुछ कुछ पिट ड्वेलिंग हमने बनाए स्टार्टिंग में ऐसे बनाए कि हमने जमीन को थोड़ा एलिवेट किया, उठाया, और फिर वहां पे गड्ढे बनाए। फिर बाद में धीरे धीरे हमने उसको घड़ों पे शिफ्ट किया। ठीक है। तो बात करें बुर्जा होम की, तो बुर्जा होम में भी हमको पिट ड्वेलिंग्स मिले। डॉग बरियल विथ ह्यूमन, मैंने बताया, इंसान के साथ उसका कुत्ते का भी बरियल दिखा। इंसान मर गया तो उसका कुत्ता है, उसको भी उसके बगल में गड़ा दिया। फिर एक इलाका है चिरांद, वहां पे हमको बोन्स बोन टूल्स मिले। जानवरों की हड्डियों के हमने कुछ कुछ औजार या हथियार कुछ ना कुछ बनाए हमने। कोलधीवा में मिला एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड राइस इन बेलन वैली। जब हम बात करते हैं मीसोलिथिक की, तो हमको क्या मिला था, वहां पे हमको मिला था वाइल्ड राइस, जंगली चावल। पर यहाँ पे जंगली चावल नहीं, यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड चावल है। फिर पयमपाली में, सोहागुरा में, ऐसे बहुत सारे साइट्स है नियोलिथिक स्टोन एज के। फिर बात करते हैं चाकोलिथिक। अब चाकोलिथिक में क्या है ना, ये वो समय है जब हमको कॉपर मिल चुका था, हम समझ चुके थे कॉपर क्या होता है। तो अब कॉपर तो हमको मिल गया है कि मिट्टी लो, मिट्टी को इतने तापमान पे गर्म करो तो कॉपर बाहर आ जाता है उसमें से। पर हमारे लिए सबसे मजबूत क्या है, सबसे मजबूत अभी भी हमारे लिए पत्थर है। तो पत्थर हमारे लिए इतना मजबूत है कि कॉपर तो ठीक है मिल गया, पर अभी भी शिकार करने के लिए हम पत्थर को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे पत्थर, जैसे हमने पत्थर लिया, और पत्थर का जो हमारा टूल है उसको हमने लगाया आगे, और इस पे हमने लगाया कॉपर का एक हैंडल। तो ये जो हैंडल होगा ना हमारा, ये हैंडल होगा कॉपर का। पर आगे जो ये लगा हुआ है, जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊं हाइलाइटर से, तो आगे जो ये लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे पत्थर। ये पत्थर का होगा, और जो पीछे है ये होगा कॉपर का। तो जो ये अपनी चाकोलिथिक एज है, जो कॉपर एज है, ये अभी तक कॉपर शिकार करने के लिए या किसी का मर्डर करने के लिए, लड़ाई करने के लिए पत्थर को रिप्लेस नहीं कर पाया। हाँ, जो इस टाइप के फाइन वर्क्स होते हैं, फाइन वर्क जैसे बाल काटना, दाढ़ी बढ़ाना, दाढ़ी को बनाना, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या लेदर काटना, या बहुत बारीक बारीक काम, ये धीरे धीरे कॉपर पे शिफ्ट होना चालू हो गया। अब जैसे बात करूँ इसका एज की, तो 3500 बीसी से लेके 2500 बीसी तक इसका एज मानते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे आयरन एज स्टार्ट हो जाती है। तो लगभग लगभग टाइम पीरियड इसका यही है। अच्छा, ये ट्रांजिशन पीरियड है स्टोन्स टू मेटल का, क्योंकि स्टोन तो हमारा लिथिक एज हो गया, फिर बीच में आएगा कॉपर, फिर आखिरी में आएगा आयरन। तो आयरन एज
और स्टोन एज के बीच में ये कॉपर जो एज है, कॉपर एज, आयरन एज, ये चाकोलिथिक एज, कॉपर एज। तो कॉपर एज जो है वो ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड। स्टोन एज से, पाषाण काल से लोहा, मतलब जो कल का काल है, कल, लोहे को कल बोलते हैं। तो पाषाण काल से कल के काल तक जो बीच का जो एक काल है कॉपर, वो ट्रांजिशन फेज है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, इसको मैं रब करता हूं। तो कॉपर के डैगर होंगे, पेंटेड पॉटरी होगी। अब पॉटरी, घड़े तो आप बना रहे हो, पर अब इसमें आप और आर्ट कर रहे हो, अब पेंटिंग भी आपने स्टार्ट कर दी। स्टोन्स एंड मेटल्स दोनों साथ में इस्तेमाल होंगे। ब्रोंज भी इस्तेमाल होगा, पर काफी लो ग्रेड का। फाउंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, अहर, गणेश्वर, गिलुंद, जो बनास वैली में है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा, फिर कयाथा एंड एरन। एरन मध्य प्रदेश में एक काफी मस्त जगह है एरन। यहाँ पे काफी एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक साइट है, जो कि हम आगे लेक्चर्स में देखने वाले हैं एरन को। मालवा वेयर हमको मिलता है। फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे, नेवाशा, दाइमाबाद। दाइमाबाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, दाइमाबाद। तो और साउथ इंडिया में भी तो चाकोलिथिक की जो एविडेंस है, चाकोलिथिक जिसमें हमको कॉपर भी और स्टोन भी दोनों साथ में दिख रहा है। चाकोलिथिक, चाको मतलब कॉपर, पर लिथिक मतलब स्टोन। हम कॉपर और स्टोन दोनों को साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं चाकोलिथिक पीरियड में। ये आप देखिए एक इमेज, इस इमेज में दिखा रहा है, ये पेलियोलिथिक का टाइम है। इंसान है, शिकारी है, ये एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, जो कि मैमथ दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पत्थर है, तो पत्थरों के टूल्स बना रहे हैं। आदमी है, उसको खेती बाड़ी नहीं आती, उसको सिर्फ शिकार करना आता है। फिर मीजोलिथिक, यहाँ पे आदमी शिकार भी कर रहा है और धीरे धीरे खेती बाड़ी कुछ कुछ स्टार्ट किया। न्यूलिथिक में प्रॉपर सेडेंटरी लिविंग होगी, प्रॉपर रहना चालू कर देंगे घरों में, और प्रॉपर अच्छे से खेती होगी, और डोमेस्टिकेशन आपको दिख रहा है, एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। और चाकोलिथिक में आप देखेंगे कि अब आदमी मेटल्स का यूज कर रहा है। मेटल कौन सा? कॉपर। तो कॉपर का हैंडल होगा और पत्थर का भी इस्तेमाल होगा। तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन की इमेज है, आप जो ऑडियंस है उनको विजुअलाइज करने के लिए इस प्रॉपर सिनेरियो को। ये भी एक इमेज है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसमें आप देख सकते हैं, पहले सोसाइटी है हंटर गैदर वाली, शिकारी है। फिर, और ये कौन सा समय है? ये है पीलियोलिथिक। उसके बाद चालू होगा मीजोलिथिक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन तो होगा, साथ में हंटिंग भी होगी। इसके बाद न्यूलिथिक आएगा। न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है। और अगर बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, तो ये अपना ये होलोसीन पीरियड स्टार्ट हो गया है। फिर न्यूलिथिक में जो कि अब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा, तो सेडेंटरी लिविंग भी होगी, घर भी बनेंगे। और सेडेंटरी लिविंग के बाद जो आर्ट है, आर्ट आर्ट भी डेवलप होगा। तो एक ये भी एक है रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक छोटी सी एक इमेज है कि किस तरह से सोसाइटी आगे बढ़ेगी। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाकोलिथिक, और कैसे धीरे धीरे हंटर गैदरर से हम आगे बढ़ते हुए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पे जाएंगे, साथ साथ में फिर उसके बाद एग्रीकल्चर पे जाएंगे, सेडेंटरी लिविंग, फिर आर्ट पे हम जाएंगे। तो ये था हमारा लेक्चर लिथिक एजेस का, जिसमें हमने पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चाकोलिथिक पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सीखने के लिए देखते रहिए माइनिंग ह्यूमैनिटी।